वेलकम दोस्तों। तो अपना जो फंडामेंटल एनालिसिस का टॉपिक चल रहा था उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे जा रहे हैं। बट आज का जो टॉपिक है वो नॉट ओनली फंडामेंटल एनालिसिस, बाकी मार्केट को समझने के लिए जो जो चीज़ें हमें ज़रूरी है। देखिए, आप ट्रेड करें फंडामेंटल बेसिस पे या ना करें, बट आपको मार्केट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है। जब आप जिस चीज़ के जहाँ पे आप लोग जा रहे हैं उसके अगर पिच को अच्छी तरह से आप नहीं समझोगे तो क्रिकेट कैसे खेलोगे, बस वही चीज़ें हैं। मैं हमेशा भूल जाता हूँ, इस वजह से मैंने ऑलरेडी नोट्स बना के रखा एंड वो सारी चीज़ आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अपना स्क्रीनर डॉट इन भी हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे क्या करेंगे बताएंगे। ये कुछ बेसिक सा पैरामीटर है जो हमें देखना है किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने या फिर ट्रेडिंग करने के लिए, उसके बारे में हम लोग ए टू जेड जानेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। सो कोई नहीं। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए काइंडली आप लोग कोऑपरेट करें। लाइक देखिए, मार्केट को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। शुरू से करते हैं। मेरे को स्टूडेंट का ये कहना था, जो हम लोग बाई ट्रेड करते हैं, हम लोग रिटेलर लोग बाई सेल कर रहे हैं, तो वो जो शेयर है और प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है उसका क्या कहानी है। पहले हम लोग वो समझते हैं कि जो ट्रेडेबल शेयर है वो एक्चुअली क्या है, कहाँ से आते हैं। वो वाला डायलॉग हो गया, कहाँ से आते हैं, जो भी है। बैक टू द टॉपिक। तो एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं कि एक कंपनी है एक्स वाई जेड। फाइन। अब ये एक्स वाई जेड जब एनलिस्टेड हो रहा है एनएससी या बीएससी, ठीक है, सो सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से उस कंपनी का एटलीस्ट 25% शेयर पब्लिक होना चाहिए। अब ये क्या बोला है 25% पब्लिक, बताएंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है। 75% फिर प्रोमोटर होल्डिंग या फिर जो अपना ओनर है उनके पास है। अब ये जो 25% पब्लिक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी का जो 25% शेयर है वो पब्लिक या फिर रिटेलर, मतलब उसको पब्लिक किया गया है ताकि रिटेलर एच एन आई एफ आई डी आई जितने सारे हैं वो लोग आप बिंदास बाय सेल कर सके। और 75% मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है, इस थ्रेशोल्ड को प्रोमोटर होल्ड कर सकते हैं अपने पास। अब इस चीज को हम लोग हाथ नहीं लगा सकते एज अ रिटेलर। ठीक है। अब ये इस चीज में इंटरेस्टेड कौन कौन दिखा सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, एच एन आई। हु इज एच एन आई? इंडिविजुअल फंड हाउस हो सकता है जिनका एलोकेशन, जिनका परचेजिंग, जिनका सेलिंग मोर देन एक लेवल जो रिटेलर नहीं कर सकता है। आप और मैं कितना ले सकता हूँ? 20, 25, 500, 5,000, 5 लाख। पर इनसे कहीं ज़्यादा एच एन आई का होता है। एफ आई डी आई से छोटा है बट रिटेलर से बड़े हैं। और आखिरी में कौन बचता है? रिटेलर। तो इस 25% पे ये ये जो एफ आई डी आई एच एन आई आर आई रिटेलर है, इन लोगों का काम है। क्या 25% से ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये मिनिमम रेंज है कि मिनिमम आपको 25% पब्लिक करना ही पड़ेगा, तब जाके आप लिस्टेड कर पाओगे, नहीं तो कंप्लायंस जो है वहाँ पे कुछ वायलेशन आ जाएगा एंड सेबी उसके पीछे पड़ जाएगा। एंड इसका भी एक टाइमिंग होता है, इसका भी एक सर्टेन टाइम होता है, ऑन एन एवरेज 6 महीना से 1 साल के अंदर। वो डिपेंड करता है कि सेबी किस टाइम पे किसको कितना छूट दिया है, फिर परमिशन दिया है उसके ऊपर।
इस टाइम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि कौन से शेयर पे हम लोग ट्रेड करते हैं, कितने परसेंट पे करते हैं। अब ये जो प्रोमोटर के पास शेयर होल्डिंग है जो हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग इस पे ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। हाँ, प्रोमोटर अगर चाहे कि उनके पास जो 75% है इनमें से कुछ 5% फिर से मार्केट को छोड़ दिया ट्रेडिंग के लिए, तब आओ आके बाय सेल करो एज अ रिटेलर, HNI, DI जो भी है। बट जब तक प्रोमोटर के नाम पे वो 75% शेयर है, आप इसको छू नहीं सकते हो। चीज़ें क्लियर हो गया कि प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग होता है और हम जो बाय सेल करते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या आता है नहीं आता है, सेबी का क्या रूल्स है। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं फ्री फ्लोटिंग के ऊपर। ये फ्री फ्लोटिंग के बारे में मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप BSE के साइड में इजीली मिल जाएगा कौन सा स्टॉक्स में कितना फ्री फ्लोटिंग है या फिर नहीं है। ठीक है। सो ये फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप या फिर फ्री फ्लोटिंग शेयर वो होता है जो एज अ रिटेलर आप लोग हम लोग बाय सेल करते हैं। अब यहाँ पे एक कहानी आता है कि फ्री फ्लोटिंग के बेसिस पे भी हम लोग कंपनी को जज कर सकते हैं। कैसे? चलिए आते हैं, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, चीज़ों को लो। सो एक कंपनी है A, दूसरी कंपनी है B, कोई भी हो। ए कंपनी के पास कुछ 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी बी के पास भी 2000 मार्केट कैप का कंपनी है, शेयर है। अब इन दोनों ने क्या किया, ये मार्केट कैप है एंड ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। अब इन्होंने क्या किया, इसने क्या बोला कि मैं मार्केट में सिर्फ 250 करोड़ फ्री फ्लोट मार्केट कैप छोड़ूंगा फॉर बाय सेल। दूसरे कंपनी क्या बोला कि मैं 500 करोड़ का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है मैं वो छोड़ दूंगा शेयर मार्केट में बाय सेल करने के लिए। सो आपको लगेगा कि हाँ इतने सारे हैं तो हम एक साथ बाय कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं, इस पे एक कहानी है। अगर आप किसी कंपनी का ओनर है, आपको अगर आपके प्रोडक्ट पे बिलीव है, आपका कंपनी अगर ब्रांडेड है, आपका कंपनी पुराने है, आपके कंपनी का विजन बहुत अच्छा है, आपके कंपनी प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, फिर आप जानते हो ऐसे ही आपके पास शेयर होल्डर लोग आएंगे, आपकी कंपनी का जो शेयर है उसको खरीदेंगे, उसको, और कंपनी को ग्रोथ के पीछे उन लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो आप नहीं चाहोगे कि कंपनी का इमेज खराब करने के लिए आप एक्स्ट्रा कुछ बाय सेल के लिए आप फ्री फ्लोट दे दो और उसमें बाय सेल होके कभी देखो, रिटेलर के पास होता है तो क्या होता है, छोटा छोटा मूव होता है, बेच देता है, मार्केट को नीचे लाता है। ऐसा नहीं चाहता आप, कंपनी को चाहते हो कि होल्ड करने के लिए, उसका प्रॉफिटेबिलिटी इमेज बढ़ाने के लिए, तो अभी भी आप हमेशा ये कोशिश करो कि आपके पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो और कम से कम फ्री फ्लोट हो मार्केट में, ताकि लोग कम पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, ज़्यादा बाय सेल ना कर पाए। एंड इसमें BSE वेबसाइट में जाइए एंड वहाँ पे चेक कीजिए, मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो भी बनाया था वीकली सेटअप के ऊपर। 500 करोड़ के नीचे अगर फ्री फ्लोट है दैट विल बी बेटर। समझ में आ गया होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बताएं तो फ्री फ्लोट का कहानी कुछ इस तरह से है कि कंपनी का प्रोमोटर कुछ 10 लाख का शेयर लेके आया था अपने पास, 7.5 लाख रख दिया एंड मार्केट में 2.5 उसने दे दिया। प्रोमोटर चाहे तो अपना जो शेयर है ये घटा के इधर बढ़ा सकता है। प्रोमोटर चाहे तो
अपना जो परसेंटेज है यहाँ पे देखते हैं, प्रोमोटर चाहे तो अपना जो 75% होल्डिंग है उसको घटा के 5% में भी ला सकते हैं। कुछ शायद आप लोगों को याद आया होगा किसी स्कैम के बारे में। एग्जैक्टली प्रोमोटर जब बेचना स्टार्ट करे, प्रोमोटर जब बेचना स्टार्ट करे अपना शेयर, मतलब उनको फंड की ज़रूरत है, उनको फंड की ज़रूरत है, मतलब कंपनी में कुछ घाटा या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 2% बेच दिया, फिर से कुछ दिन बाद फिर से 2% बेच रहे हैं, बट आपको ये नोटिस करना है कि इसका जो शेयर होल्डिंग है वो घटते तो नहीं जा रहा है, कंटिन्यू घट तो नहीं रहा है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कंपनी को रिक्वायरमेंट है, 2% उसने फ्री कर दिया था शेयर, जैसे ही कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी आ गया, प्रॉफिट आ गया, ग्रोथ आ गया, उसने फिर से ये जो 2% मार्केट को छोड़ा था खुद ले लिया। दैट ओके, ऐसे कंपनी में हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। बट जो कंपनी, जिस कंपनी में अपना 75% होल्डिंग है, सॉरी 75% होल्डिंग है, वो बस अपना होल्डिंग छोड़ते जा रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, एंड आ गया 50% पे, भरोसा नहीं करना। ऐसे ही एक कंपनी था, किसी कंप्यूटर नाम से था, एंड उनका हालत क्या हो गया, नेट पे जाकर सर्च कर लेना। ओके, सो होल्डिंग के बारे में आई थिंक मैंने अच्छी तरह से बता दिया। एंड जिस कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग अच्छा है एंड ग्रोथ अच्छा है, डेफिनेटली वहाँ पे आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आएगा, डीआई आएगा, एचएनआई आएगा, एंड जब ये लोग आएंगे तो रिटेलर भी आएंगे, एंड उस कंपनी में ग्रोथ होते रहेगा। सिंपल सी फंडा है, चीज़ों को सिंपल रखो, बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत लेके जाओ। सो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए मैंने क्या रखा, एक बार देख लेता हूँ। सो ये सारे चीज़ मैंने बता दिया, प्रोमोटर होल्डिंग, बाई सेल वगैरह वगैरह। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है प्लेजिंग के बारे में। क्या होता है ना, कभी कभी कंपनी में जब फंड की ज़रूरत होता है, तो बस थोड़ी देर पहले वही यही चीज़ मैंने समझा रहा था, ठीक है। तो उनके पास कुछ शेयर है, सो कुछ 75% का शेयर है, बट उनको ज़रूरत है तो वो प्लेज कर देता है, गिरवी रखता है। तो उनको जब वो पैसा आ जाता है, लाइक काफ़ी बार ये सारी चीज़ करने के लिए आपका काइंड ऑफ क्या आता है कि आईपीओ वगैरह लॉन्च कर देता है। तो होता क्या है कि आपको दिखेगा कि प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो घट जाता है, ठीक है, तो घट जाता है। बट अगर आप देखोगे कि वो क्वार्टर बाय क्वार्टर वो जो प्लेजिंग है वो फिर से प्रोमोटर रिटर्निंग ले रहा है, तो दैट गुड। अगर नहीं ले रहा है, फिर कुछ गड़बड़ है, आप उस स्टॉक्स को अवॉइड करो। किसी किसी स्टॉक्स में मॉर्गेज भी स्टार्ट हो जाता है, कहीं कहीं वेबसाइट पे आपको ये दिखेगा, वैसे स्टॉक्स को अवॉइड करो। अपने को अच्छे स्टॉक्स चाहिए, यानी इसको फिल्टर आउट करने के लिए काफ़ी सारे तरीका है, मैं बताऊंगा आगे। एक और एक चीज़ के बारे में मैं बताता हूँ, वो है फॉर एग्जाम्पल, अब कभी कभी ये जो सेलिंग है, हालांकि मतलब मैक्सिमम टाइम यही दिखा जाता है कि प्रोमोटर जब सेल करना स्टार्ट करता है अपना परसेंटेज से, शेयर होल्डिंग से, सो मार्केट गिरता है ना, उसमें निगेटिव इम्पैक्ट आता है, ठीक है, वैसे कंपनी को अवॉइड करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी आ गया, ठीक है, कोई कंपनी मार्केट में आ गया, उसने आईपीओ वगैरह लॉन्च किया, बट अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न की वजह से पब्लिक ने उतना डिमांड दिखाया नहीं। आप एक बार डीमैट वाला स्टोरी देख लेना तो आपको ये चीज़ें क्लियर भी हो जाएगा कि उनके पास सिर्फ 20% शेयर का ही सेल हुआ, 80% का नहीं हुआ। बट एज पर रेगुलेशन आपका क्या है, 75% से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। तो प्रोमोटर मजबूरी में अपना जो 10% है या फिर जो 5% है, जो भी है, 10% या फिर 5% जो भी उनका डिसीजन होगा वो सेल करेगा। अब इसमें क्या दिक्कत आता है कि विदाउट डिमांड, विदाउट डिमांड अगर मार्केट यहाँ पे था, आप सेल करोगे आईपीओ लॉन्च के बाद, तो मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगा, फाइन।
तो ये चीज़ नोटिस करना पड़ेगा। सो इन दैट केस क्या है कि सप्लाई कंटिन्यू बढ़ते गया, बट यहाँ पे देखो ये अपना सेबी का कंप्लायंस मेंटेन करने के लिए मजबूरी में प्रोमोटर बेच रहे हैं, मतलब ये कोई बैड थिंकिंग नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हो सकता है, हम लोग शायद इस टाइप के स्टॉक्स को बाय भी कर सकते हैं। बट जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोमोटर विदाउट रीजन बस अपना जो लॉस है उसको संभालने के लिए, फंड की वजह से वो सेल कर रहा है, तो वैसे स्टॉक्स को अपने को फॉलो नहीं करना है। इनफैक्ट अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है जिसमें प्रोमोटर सेलिंग करते जा रहे हैं कंटिन्यू रेगुलर बेसिस, अवॉइड करो, बेटर रहेगा। ओके, सो फाइन, चीज़ें क्लियर हो गया। तो ये एक टॉपिक था। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में। सो लेट्स सी, सबके चाहिए टीसीएस पे हम लोग चलते हैं, वन बाय वन हर एक चीज़ समझेंगे। देखो टीसीएस में ये जो चीज़ें, मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई लो, पी रेशियो, बुक वैल्यू, डिविडेंड, फेस वैल्यू, ये सारे चीज़ हम लोग एक एक करके समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इन्वेस्टमेंट करो, आप ट्रेडिंग करो, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक कंपनी का कोर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब जाके कंपनी अच्छी है ये नहीं है उसके बारे में हम लोग कोई राय दे सकते हैं, ले भी सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी कैसा है, टेक्निकल तो हम लोग देखेंगे, बट उसके साथ साथ उसको फंडामेंटल देखना भी बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट चीज़ आता है मार्केट कैप। सो मार्केट कैप मैं पिछले वीडियो में बताया था, फंडामेंटल एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाएंगे, जो करंट प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना करोड़ का जो मार्केट कैप है वो निकल के आता है। वेरी इजी। करंट प्राइस क्या है, आज मैं 8:30 बजे के आसपास वीडियो को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो क्लोजिंग है, मतलब बाय सेल होने के बाद, वो 4,268 रुपये में हो चुका है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट आता है कि सॉरी, नेक्स्ट आता है फेस वैल्यू। लोगों का सॉरी बुक वैल्यू, लोगों का बहुत मिसकंसेप्शन है, चीज़ें क्लियर करता हूँ। सो बुक वैल्यू हुआ है कि जिस टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया था, इनलिस्टिंग होने के बाद अपना टीसीएस चालू हुआ था, तो उस टाइम पे उनका जो स्टॉक्स प्राइस था वो 250 रुपये था। बाद में हम लोग बाई सेल, मतलब रिटेलर लोग, सभी लोग बाई सेल कर करके इस शेयर प्राइस को हम लोग 4,000 रुपये लेके आ गए। चीज़ें क्लियर होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, पहले 250 था एंड बाई सेल करके हम लोग 4,268 रुपये तक लेके आ गए। सो बुक वैल्यू एंड जो करंट प्राइस है, ये आई थिंक समझ में आ गया। क्या बुक वैल्यू करंट प्राइस से ज़्यादा हो सकता है? हो सकता है, जब मार्केट में एक बड़ा फॉल आए, उस स्टॉक्स पे एक बड़ा फॉल आए एंड बुक वैल्यू के नीचे जो रेंज था, मतलब 4,000 से घट के 250 के नीचे आ गए, तो हो सकता है। ये ऐसा सिनेरियो बहुत रेयरली होता है। जनरली मैंने देखा आईफोन लॉन्चिंग लॉन्चिंग होने के बाद कभी कभी मार्केट नीचे आ जाता है। सो इन दैट केस वो पॉसिबल हो जाता है। एक मिनट, एक बार देखते हैं एग्जैक्टली। बुक वैल्यू नहीं, सॉरी, हाँ। सो देखता हूँ ऐसा कुछ मिलता है कि नहीं, फिर मैं क्लैरिफाई कर पाऊँगा। लगभग एक लेवल पे आ चुका है, स्टिल एक्स, नहीं, फिलहाल ऐसा कोई एग्जांपल मुझे मिल नहीं रहा है। लगभग दिख रहा है कि बुक वैल्यू के आसपास है, राइट। चलो बैक टू द पेविलियन। फाइन, तो बुक वैल्यू के बारे में हम लोग जान चुके हैं, करेंट वैल्यू के बारे में जान चुके हैं, क्या डिफरेंस है समझ में आ गया। सेकेंड थिंग हमारे पास आता है स्टॉक पीई। ये क्या होता है? किसी भी स्टॉक्स का प्राइस, ओके, डिवाइडेड बाय अर्निंग। ये अर्निंग क्या है? एक साल के बेसिस पे जो होता है, लास्ट ईयर का जो अर्निंग है उसके बेसिस पे होता है। एंड ये चीज़ हम लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, ये पर शेयर के बेसिस पे, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, टोटल नहीं है, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर का प्राइस कितना है? 4,000 रुपये। सो
उनका जो प्रॉफिट है एक साल का वो है 129। सो 129 इनका जो क्वार्टर ईयरली रिजल्ट आया था तो उस टाइम पे प्रॉफिट पिछले साल के हिसाब से 129 था, अभी मार्केट ऊपर आ गया। सो सिंपली अगर इसको डिवाइड करेंगे, चलो दिखा देते हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था उस टाइम पे, मैंने किया तो देखो 4268 डिवाइडेड बाय ईपीएस 128 टू 33। सो आज के दिन में मार्केट थोड़ा हाई है, इस वजह से 33 दिखा रहा है, नहीं तो 33 32.4 इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक पीई। आई थिंक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि पीई इतना इंपॉर्टेंट है? एज ए ट्रेडर नो नीड, एज ए इन्वेस्टर यू हैव टू। पीई काइंड ऑफ ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि पे बैक टाइम जिसको बोलते हैं, मतलब होता क्या है कि मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया इस कंपनी में तो वो डबल होने का चांसेस शायद 32 ईयर्स है, बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे कंट्री का जो मतलब इकोनॉमी है वो कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। तो ये आखिरी को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सुपर फास्ट है। सो एज ए ट्रेडर देखने की जरूरत नहीं है, बट एज ए इन्वेस्टर आपको देखना ज़रूरी है। बट उससे भी ज़्यादा कुछ फ़िल्टर आउट कर सकते हैं तो वो हम लोग देखेंगे कि इसके बिना क्या हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ना पी वैल्यू धोखा दे सकता है, एज पर मी। नेक्स्ट आता है आर ओ सी ई, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, सो ये क्या दर्शाता है? एक कंपनी का मैनेजमेंट का स्ट्रेंथ क्या है, मैनेजमेंट करने का जो क्षमता है वो कितना अच्छा है, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनका जो भी कैपिटल वगैरह है, उसके बेसिस पे इन्होंने इतना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। 30% से ज़्यादा अगर आरओसी है तो वो कंपनी बेस्ट बेस्ट बेस्ट, और आपको पता है टीसीएस इज द बेस्ट। ओके, बेस्ट लिस्ट में टीसीएस भी आता है, फाइन। तो ये एक कंपनी का पावर दर्शाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, जो कंपनी खुद चलता है, उस कंपनी का शेयर भी चलता है, उस कंपनी का शेयर भी चलेगा। रिटर्न देख रहे हो? सो हमें इसी स्टॉक्स पे लगाना है जिसका मैनेजमेंट स्ट्रेंथ अच्छा है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है, उसी स्टॉक्स पे लगाना है। वही स्टॉक्स पे एफआई आएगा, डीआई आएगा, प्रोमोटर आएगा, हर लोग इन्वेस्ट करेगा, और उसी में अगर आप पैसे डालोगे तभी तो मार्केट, तभी तो आपका प्रॉफिट होगा। सिंपल सा चीज़ है, ये चीज़ें हमें पता है बट हम फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, या फिर मिड कैप के लिए, स्मॉल कैप के लिए। मिड कैप स्मॉल कैप में भी बहुत अच्छे कंपनी है। ये सारे जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, इसी के आधार पे हम लोग इजीली वो सारे स्टॉक्स को निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गया कि इतने सारे शेयर्स फिलहाल मार्केट में है, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छा है, बट हाँ 75 के नीचे है, जो सभी का रूल्स है। फेस वैल्यू काइंड ऑफ ये था कि इसका इतना सेल वगैरह स्प्लिट वगैरह सब कुछ होने के बाद फाइनल इसका फेस वैल्यू 1 रुपए के आसपास है। जनरली मार्केट में यही देखोगे, ये लोग फेस वैल्यू ज़्यादा नहीं रखते। ओके, इतने सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गया। अब आते हैं डिविडेंड यील्डिंग, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक टाइम पे सिर्फ इसी के बेसिस पे सब लोग अर्निंग करते थे। जिस कंपनी मोर देन 5% डिविडेंड यील्डिंग देता है वो कंपनी बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्डिंग होता क्या है? ये कंपनी क्या है, अपना शेयर होल्डर को इनकरेज करने के लिए, उनका कंपनी के साथ जुड़े रहने के लिए कुछ प्रॉफिट के बेसिस पे कुछ अर्निंग देता है। जैसे यहाँ पे 1.29% दे रहा है, ठीक है, कुछ 3 रुपए 6 रुपए 10 रुपए डिपेंड करता है। सो जो कंपनी अर्निंग दे रहा है अपने शेयर होल्डर को, तो कंपनी चाहते हैं कि वो अपना शेयर होल्डर को पकड़ के रखे एंड कंपनी का ग्रोथ हो, राइट। तो मोर देन 5% इज द बेस्ट ऑप्शन, मेरे ख्याल से 2 से 5% गुड ऑप्शन। एंड 2% के नीचे जो है उन पे डिविडेंड के लिए फोकस मत कीजिए, जस्ट ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, बस, दैट्स इट। कंपनी का टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, वो डिविडेंड कम कर देता है, ठीक है। बात यह है कि आप
एक नया दुकान या फिर शॉप खुले हो, फॉर एग्जांपल है किराना की दुकान में किसी ने आया, तो लाइक वही होता है ना कि आप 5 किलो राइस लेते हो या 2 किलो गेहूं लेते हो, तो उसके साथ 100 ग्राम 200 ग्राम चीनी फ्री दे देते हो या फिर 2 लॉजेंस दे देते हो, लाइक दैट। बट आपका जब आप आपका दुकान का अच्छा खासा नाम हो गया, तब तो आप कस्टमर को भाव भी नहीं देते हो। सो जिनके पास दुकान है वो समझ गए होंगे। ओके, सो और कुछ बचा है? एफ आई होल्डिंग तो हमें पता है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? मतलब ये होता है कि अपने किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए हमें पता है कि कुछ ना कुछ लोन वगैरह लेना पड़ता है, बट वो लोन का जो अमाउंट है बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 50% से ऊपर आप लोन लेके बैठे हो और बस कंपनी को डुबा रहे हो, कर्जे पे है तो ज़्यादा कर्ज होगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा ना। वो प्रॉफिट तो आपका चला जाएगा फिर इस पे क्या नाम है, लोन चुकाने में। जैसा देखो, एक डबर का दिखा रहा हूँ, बैलेंस शीट को चेक करते हैं, यहीं पे आपको सब कुछ दिखेगा। सो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से आज तक प्रोमोटर के पास जो इक्विटी कैपिटल है वो इतना है, यानी कि वो देखो इंटैक्ट है। शुरू से देखेंगे तो इन्होंने ज़्यादा कैप्चर करके रखा है, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड है प्रोमोटर के पास। रिजर्व कैपिटल कंटिन्यू बढ़ते गया, बहुत अच्छा कंपनी है। इनका ग्रोथ देखो, एंड ये दोनों को प्लस करेंगे, इनके कंपैरिजन में इनका डेप्थ बहुत कम है, एंड डेप्थ का रेशियो मिनिमम 15% से कम होना चाहिए, तो वो बेस्ट कंपनी है। एंड डावर का है 14%, टीसीएस का है 9%, तो मतलब बहुत अच्छा कंपनी है। ये जो प्रॉफिट कमाता है उसका एक नेग्लिजेंट मतलब 10%, 14%, 9% सिर्फ ईएमआई भरते हैं, बाकी अपने पास रहता है। तो ऐसे कंपनी पे हम लोग ज़्यादा भरोसा करेंगे। जिन हम लोग कितने दूर तक भरोसा करेंगे? 45% तक। उसके ऊपर जिस कंपनी के पास डेट का इक्विटी रेशियो है, हम लोग नहीं जाएंगे। चीज़ें क्लियर हो गया? अब आते हैं मार्केट कैप पे। मार्केट कैप के लिए क्या है? एनईसी ने कुछ रूल्स बनाया कि अगर आपने एक क्वार्टर में या फिर 3 महीना में, क्वार्टर बोलूंगा तो बेटर होगा रिजल्ट के बेसिस में, निफ्टी टॉप 100 में जगह बना के रखा, आप लार्ज कैप में आ जाओगे। 101 से आई थिंक 150 है, आप मिड में आ जाओगे, एक बार चेक कर लेना। बियॉन्ड दैट अप टू 500 तक, निफ्टी 500 तक स्मॉल कैप है। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो लार्ज कैप 40,000 करोड़ तक, मिड कैप ये 40,000 से कुछ 14,000 तक, स्मॉल कैप 14,000 करोड़, ये सब करोड़ में हो रहा है, ठीक है। 14,000 करोड़, 40,000 करोड़, 14,000 से 3,500 या 5,000, अभी शायद कुछ 5,000 या 4,000 के आसपास आ गया, ठीक है, चेंज होते रहता है। इतना करोड़ तक स्मॉल कैप है, एंड बियॉन्ड दैट माइक्रो कैप, ठीक है, माइक्रो कैप। चीज़ें क्लियर होगा? बहुत हद तक मुझे पता है आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, देखते हैं। चलो, क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में एक नियम है, आपको हमेशा चेक करना है। एक चीज़ याद रखिए, कोई ज्वेलरी की दुकान है, उसको दिवाली या फिर कोई त्यौहार आएगा तो उसी टाइम पे उसका प्रॉफिट होगा, बाकी टाइम पे उसका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप जून 2024 का प्रॉफिट देख रहे हो, सेल्स देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको जून 2023 का कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कैन का सेल ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है।
नेट प्रॉफिट में थोड़ा ध्यान देते हैं, ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। दिसंबर टू दिसंबर और एक साल पीछे देख लेते हैं, 477506, बिल्कुल ज़्यादा है। सेल्स बिल्कुल ज़्यादा है। मार्च 2023 से मार्च 2024 ज़्यादा है, बिल्कुल है। प्रॉफिट में देखते हैं, तो क्या ये प्रॉफिटेबल कंपनी है? बिल्कुल है। तो ऐसे कंपनी में क्या सब लोग नहीं आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए? जिसमें ट्रस्ट कर सके ऐसे कंपनी में सब लोग आएंगे ना। प्रोमोटर होल्डिंग देखो, कंटिन्यू, यहाँ पे लिटिल बिट कम हुआ, बट ये देखो फिर भी 2 साल से कंटिन्यू है। एंड यहाँ पे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कम ज़्यादा बहुत परसेंटेज, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट, बट ओवरऑल अगर देखोगे एक ही जगह पे है। एफ आई आईज है, इंटरेस्टेड है, पब्लिक का होल्डिंग कम है, तो ऐसे स्टॉक्स में हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो ये सारे जो चीज़ मैंने आपको बताया सिखाया, तो इसके बेसिस पे हम लोग स्टॉक्स को छांटते हैं, फिल्टर आउट करते हैं। उसी स्टॉक्स पे आप काम करोगे तब जाकर आपको फायदा है। आज टाटा कल बाटा, या फिर किसी दिन बोरो, किसी दिन आईएफसीएल, किसी दिन स्मॉल कैप का, माइक्रो कैप का, पता नहीं और भी माइक्रो कैप में लोग घुस जाते हैं। सिस्टमेटिक वे, सिंपल चीज़ करो, इतना दिमाग लगाने का कहाँ समय है। बहुत सारे लोग हैं 4-5 साल बस इसी चीज़ में टाइम वेस्ट कर दिया, पैसा कुछ नहीं बना पाया। तो रीज़न नहीं क्या, सिंपल चीज़ को फॉलो करो, धीरे 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 ऊपर जाओ। सो आई थिंक मेरे पास आज के लिए और कोई टॉपिक नहीं होगा, फिर भी देख लेता हूँ। हाँ, मैंने लगभग सब कुछ बता दिया, मेरे पास और कुछ फ़िलहाल आज बताने के लिए नहीं है। बाकी का जो वीडियो है यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट मैं और भी चीज़ें लाऊंगा मार्केट के बारे में, और भी डेप्थ नॉलेज लेके आऊँगा। टेक्निकल तो हम लोग करेंगे ही, साथ साथ ये सारी चीज़ भी हमें देखना है। तो आज के लिए बाय।